लेवल 2 सीजन 3 की हर क्लास की शुरुआत हम त्रिपदी वंदना के साथ करते हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, दोनों हाथ आनंद केंद्र के सामने जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। इस सेशन में उपस्थित सभी परीक्षा साधक, परीक्षा प्रशिक्षक और हम सब का उच्च मार्गदर्शन करने वाले मोदी जी सर को मेरा प्रणाम और आप सबसे सादर जय जिनेन्द्र। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में और आशीर्वाद से हमने अधिवेशन 2022 की बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और सार्थकता से संपन्न किया। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ जान पाए, उसके लिए आई इनवाइट सर कि हमको इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। लास्ट में बताएं, पहले आज का सेशन ले लेते हैं फिर लास्ट में। ओके सर, ओके सर। पहले तोलो, पहले तोलो फिर बोलो, हम सब ने सुना है, राइट? बात हम सब करते हैं, लेकिन वो कितना इफेक्टिव वे से करें कि हम जो कहना चाहते हैं वो सामने वाले तक पहुंच जाए। सक्सेसफुल होने के लिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत 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 जरूरी है। तो हम आज ये सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं सूरत से श्वेता जी रामपुरिया। आप लेवल 2 ट्रेनर है और अभी अभी आपने MA साइंस ऑफ लिविंग के लिए भी अपीयर करे हैं और लेवल 2 टीम के एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है जो सारा काम एकदम स्मूथली चल सके। लेवल 2 का नाम ज्यादा लूंगी क्योंकि हम सब उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप बेसिक वर्कशॉप के भी कोऑर्डिनेटर है। सो ओवर टू यू श्वेता जी। Thank you so much, Sudhaji, for the kind words. Om Arham, Vande Guruvaram, Vande Guruvaram, Vande Guruvaram। आदरणीय मोदी जी सर और उपस्थित सभी प्रेक्षा ध्यान साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आप शीतल होय कबीरा, आप शीतल हो। इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को आनंदित करे। ऐसी भाषा सुनने वाले को तो सुख का अनुभव कराती ही है, लेकिन इसके साथ स्वयं का मन भी आनंद का अनुभव करता है। ऐसी ही मीठी वाणी के उपयोग से हम किसी भी व्यक्ति को उसके प्रति हमारे प्यार और आदर का एहसास करा सकते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तब रो करके वो अपने आगमन का संदेश लोगों तक पहुंचाता है। इस प्रकार जन्म के पहले ही क्षण से हमें पता चल जाता है कि कम्युनिकेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कहते हैं कि रोए बिना तो माँ भी खाना नहीं देती है। एक नवजात शिशु रोकर अपनी जरूरत दर्शाता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है पहले इशारों से और फिर बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। दोस्तों, ये सब भी कम्युनिकेशन के ही प्रकार हैं। बोलना तो बच्चा 1 साल की उम्र में सीख जाता है, परंतु क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, ये सीखते सीखते शायद पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। कम्युनिकेशन हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी पर्सनालिटी का निर्धारण करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति कठोर शब्दों का उपयोग करता है तो हम कह देते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है।
या फिर अगर कोई बहुत मधुर वाणी में हमसे बात करते हैं तो हम कहते हैं वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। तुलसीदास जी ने कहा है, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। अर्थ, न तो कौवा किसी का धन छीनता है और न ही कोयल किसी को धन देती है, लेकिन जहां कौवा अपनी कर्कश आवाज से लोगों की आंखों की चुभन बन जाता है, वहीं कोयल अपनी मधुर आवाज से सबको अपना मित्र बना लेती है। सुधा जी, प्लीज शेयर द स्क्रीन। किसी ने कहा है 90% of the problems are due to the tone of voice. It is not what you say, but how you say it creates problem. हमारे जीवन के 90% प्रॉब्लम का कारण है टोन ऑफ आवर वॉइस। हम क्या कह रहे हैं इस बात से अधिक फर्क नहीं पड़ता, परंतु हम उस बात को कैसे कहते हैं, किस टोन में कहते हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जस्ट चेंज द टोन एंड सी द चेंज। इस कोट से मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। एक बार की बात है, थर्ड स्लाइड प्लीज। दो दोस्त थे, राम और श्याम। एक बार दोनों का एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है। दोनों की आपस में किसी बात पर बहस हो गई और बहस ने आगे जाकर लड़ाई का रूप ले लिया। एक तीसरे दोस्त ने उन दोनों के बीच सुलह कराने की बहुत कोशिश की, परंतु उसका कोई फायदा ना हुआ। यही स्लाइड चाहिए है। श्याम गुस्से में पैर पटकता हुआ राम के घर से जाने लगा। इसी दौरान राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मित्र से कहा, उसे रोको, मत जाने दो। लेकिन शायद उसके कहने में कुछ अंतर आ गया या फिर श्याम के समझने में फर्क आ गया। श्याम को लगा कि राम ने कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। और फिर क्या था, एक गलतफहमी के कारण दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। तो यहाँ आपने देखा कि एक छोटे से अल्प विराम के हेर फेर से कैसे अर्थ का अनर्थ हो गया। ऐसा अक्सर हम सभी के जीवन में होता है। सामने वाला व्यक्ति कहना कुछ और चाहता है और हम उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लेते हैं, और यही आगे जाकर कारण बनता है रिश्तों में दरार पड़ने का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सुधा जी। आइए आज हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में भाषा, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। हमारे पास कम्युनिकेशन के सबसे प्रबल माध्यम है हमारी आवाज और भाषा। हम फेस टू फेस, फोन कॉल्स, ईमेल्स, लेटर एटसेट्रा के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। संपूर्ण मानव सभ्यता इसी कम्युनिकेशन पर आधारित है। आइए अब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के साथ समझें। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है एक सेंडर, एक मीडियम, एक रिसीवर और फीडबैक। इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टीचर क्लास में या फिर ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा अपनी स्टूडेंट्स को पढ़ाती है और फिर उन स्टूडेंट्स को क्या और कितना समझ में आया ये चेक करने के लिए उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछती है। सो हियर टीचर इज द सेंडर, स्टूडेंट्स आर द रिसीवर, फेस टू फेस या फिर ऑनलाइन सोर्स इज द मीडियम और क्वेश्चन पूछकर आंसर प्राप्त करना इज द फीडबैक। कई बार फीडबैक हमें सुनने वाले के हाव भाव से या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से भी प्राप्त होते हैं। जैसे अगर कोई आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो इधर उधर देखने लग जाएगा या फिर बार बार अपनी घड़ी की ओर देखेगा कि कब खत्म हो। वहीं दूसरी ओर अगर आपकी बात में उसको इंटरेस्ट है तो वो बड़े ध्यान से आपको देखेगा और आपसे अपनी नजरें नहीं हटा पाएगा और आपकी बात को भी वो उतने ही ध्यान से सुनेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब कम्युनिकेशन स्किल्स
इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है ये जानते हैं। सॉरी, वही पिछली स्लाइड लगाइए सुधा जी, आई एम सॉरी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज इस प्रकार से होता है कि जिससे कम्युनिकेशन के प्रयोजन या इंटेंशन का भली भांति आदान प्रदान हो सके। कम्युनिकेशन इज एन आर्ट which can be learned and which can be developed. कम्युनिकेशन तो हम सभी करते हैं, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक कला है। आपकी बात किसी के दिल में उतरेगी या आप अपनी बात से किसी के दिल से उतर जाएंगे, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर। आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल से आप बिगड़ी बात को संवार भी सकते हैं और पुअर कम्युनिकेशन स्किल से बनती हुई बात को बिगाड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सुधा जी। आइए एक एक्टिविटी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या इस टेक्स्ट मैसेज को पढ़ने में आप में से कोई मेरी हेल्प कर सकते हैं? इफ यस, प्लीज रेज योर हैंड्स। प्रियंका जी बोलिए। सुधा जी, आई कैन सी अ फ्यू हैंड रेजेस, प्लीज किसी एक को अनम्यूट करें। यस श्वेता जी। जी प्रियंका जी, मैं आपकी मदद चाहती हूँ। क्या आप इस मैसेज को पढ़ने में मेरी हेल्प कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। जी प्लीज। Just see this message. Every spelling of this message is wrong, but still you can read it without any mistake. If you want true relationship, just ignore mistakes and understand them. Even I थैंक यू प्रियंका understand जी। as well. थैंक यू सो मच। सो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा? इस एक्टिविटी से हमने सीखा कि रिलेशनशिप में रॉन्ग स्पेलिंग्स मैटर नहीं करती, भाव ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार कम्युनिकेशन में भी स्पेलिंग, लैंग्वेज और ग्रामर का अपना एक महत्व है, लेकिन जो चीज कम्युनिकेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन ऑफ वॉइस आदि। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से ही रिश्तों में कड़वाहट या फिर दूरियां बनती है। अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू हम कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकते हैं और रिश्तों में मधुरता बनाए रख सकते हैं। अब कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है वही अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है, इसलिए शायद काफी लोग पीछे हट जाते हैं और शायद इसलिए इस एक्टिविटी के लिए बहुत कम लोग सामने आए। But my dear friends, communication skill is way more than just speaking English fluently. Rather, it involves कि आप दूसरों के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं, आपके शब्दों का चुनाव कैसा है, your tone of speaking, voice modulation, आपकी बॉडी लैंग्वेज एटसेट्रा। फिर लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, आपकी मातृभाषा ही क्यों ना हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी। उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल से पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना एक विशेष स्थान बनाया है और अपने साथ साथ देश के कद को भी ऊंचा किया है। इंग्लिश के तो अक्षर भी साइलेंट हो जाते हैं और हमारी हिंदी की बिंदी भी बोलती है। केवल शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनी ये भाषा है। हर भारतवासी के जीवन की ये परिभाषा है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुधा जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इफेक्टिव लिसनिंग, जिसके बारे में कुछ दिन पूर्व अभिलाषा जी ने एक बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन के द्वारा हमको समझाया था। एक्टिव लिसनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम सामने वाले को इफेक्टिवली नहीं सुनते हैं तब तक हम सही तरीके से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ लिसनिंग का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को ध्यान से सुनना ताकि हम उसकी बात का रिप्लाई दे सकें। The biggest communication problem is we don't listen to understand, we listen to reply.
इफेक्टिव लिसनिंग का अर्थ है दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए एम्पैथी मींस सहानुभूति के साथ उससे सुनना। इफेक्टिव लिसनिंग को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बार मेरी 9-year-old डॉटर मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, आई लव यू मम्मी, आप कितने अच्छे हो। मैं पहले तो बहुत खुश हुई, बट अगले ही मोमेंट मैंने सोचा जरूर इसको मुझसे कोई काम होगा या फिर टेस्ट में मार्क्स कम आए होंगे, जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उसने तो बस इतना ही कहा, आई लव यू मम्मी, बट देखा मैंने उसका क्या मीनिंग निकाला। हम अक्सर यही करते हैं, हम ठीक से सुनते नहीं हैं। सामने वाला कहता कुछ और है और हम उसका कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। आप अच्छे से तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे जब आप सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्या कन्वे करना चाहता है, उसको एग्जैक्टली वैसे ही समझ पाए। अब हम इसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। कम्युनिकेशन क्या है, ये जानने के बाद ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कम्युनिकेट किस प्रकार से करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द का उपयोग करते हैं। इसके दो प्रकार हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन का वो प्रकार है जिसमें संदेश बोले गए शब्दों के माध्यम से प्रसारित होता है। यहाँ सेंडर अपनी भावनाओं, विचारों, आइडियाज और ओपिनियन को शब्द देता है और उसे भाषण, चर्चा, प्रेजेंटेशन और बातचीत के रूप से व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर को अपने किसी स्टूडेंट को चुप करवाना है तो वो उन्हें कृपया शांति बनाए रखे या कीप साइलेंस कहकर चुप करवा सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का दूसरा प्रकार है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में हम अपनी बात या विचार को लिखकर दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में, लाइब्रेरी में, हॉस्पिटल में लगा कीप साइलेंस का बोर्ड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगला प्रकार है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विदाउट वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम शब्द या भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम दूसरों के साथ अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर की सहायता से कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को चुप करवाना हो तो हम हमारे होठों के सामने इंडेक्स फिंगर को रख देते हैं, जिसे देख सामने वाला व्यक्ति चुप हो जाता है। तीसरा प्रकार है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में केवल इमेजेस या पिक्चर के माध्यम से संदेश भेजा और समझा जाता है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन का मुख्य लाभ ये है कि इसको समझने के लिए आपको किसी विशेष भाषा को जानने की आवश्यकता नहीं है। ये सरल, समझने में आसान और विभिन्न स्थानों पर समान रहता है। एग्जाम्पल, ट्रैफिक लाइट्स, रेड फॉर स्टॉप, येलो फॉर वेट एंड ग्रीन फॉर गो। और सबसे कॉमन है लेडीज टॉयलेट के दरवाजे के बाहर स्त्री का पिक्चर और जेंट्स टॉयलेट के बाहर पुरुष का पिक्चर। कीप साइलेंस के लिए स्क्रीन पर दिख रही इमेज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 7 C's। कम्युनिकेशन के टाइप्स जानने के बाद आइए हम कम्युनिकेशन स्किल्स के महत्वपूर्ण 7 C's के बारे में जानते हैं और साथ ही उसके इंपॉर्टेंस को भी समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सुधा जी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी संभव है जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, जिन्हें हम सिंपल तरीके से 7 C's के फॉर्मूला के साथ समझेंगे। First is conciseness, second is courtesy, third is concreteness, fourth is consideration, fifth is completeness, sixth is correctness and seventh is clarity. कम्युनिकेशन के 7 C's में सबसे पहला है कंसाइसनेस। अगली स्लाइड प्लीज सुधा जी। कंसाइसनेस मीन्स संक्षिप्तता।
आप जो भी बात कहना चाहते हैं, अगर 2 वाक्य में आपकी बात पूरी हो सकती है तो उस बात को आप 2 वाक्य में ही खत्म करें। अपने सब्जेक्ट पर फोकस रहें और शॉर्ट में अपनी बात या विचार को प्रस्तुत करें। बात जितनी संक्षेप में होगी उतनी ही प्रभावशाली होगी। If it is possible to cut a word out, always cut it out. मैसेज हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, निरर्थक शब्दों का प्रयोग ना करें, केवल प्रासंगिक सामग्री शामिल करें और अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचें। कंसाइसनेस के बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी, कर्टसी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सुधा जी। कर्टसी मीन्स नम्रता, शिष्टाचार। नम्र भाषा का सामने वाले पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नम्रता में वृद्धि के लिए मैजिकल वर्ड्स जैसे कि प्लीज, थैंक यू, सॉरी, वेलकम, एक्सक्यूज मी आदि शब्दों का उचित प्रयोग करें। त्रुटि होने पर शीघ्र क्षमा मांगें। हमेशा उदार रहे। यह सामने वाले के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका भी है। संदेश भेजते समय व्यक्ति को विनम्र, ईमानदार, उत्साही और चिंतनशील होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी की जगह कैन यू प्लीज हेल्प मी कहना आपकी विनम्रता को दर्शाता है। अगली स्लाइड प्लीज सुधा जी। तीसरा है कॉन्क्रीटनेस, मीन्स संचार में ठोसता। कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन का अर्थ है मैसेज विशिष्ट, निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। कॉन्क्रीट मैसेज विशिष्ट तथ्यों और आंकड़ों के साथ सपोर्टेड होता है। यह स्पष्ट शब्दों का उपयोग करता है। It helps to build confidence, build reputation and prevent misinterpretation. Next slide please सुधा जी। अगला सी है कंसिडरेशन, सोच विचार। When in Rome, do as Romans do. जैसा देश वैसा भेष। कंसिडरेशन का अर्थ है दूसरों के जूतों में कदम रखकर सोचना, मतलब अपने आप को दूसरों के स्थान पर रखकर सोचना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में संदेश भेजते समय आपको हमेशा अपने रिसीवर को ध्यान में रखना चाहिए। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको भी। एक बार क्लास 1 की टीचर ने अपने एक स्टूडेंट राहुल को पूछा, राहुल, इफ आई गिव यू 2 bananas and 2 more bananas, how many bananas you have? राहुल ने सोचकर जवाब दिया, मैम, आई हैव 5 bananas. मैम को लगा कि शायद राहुल को प्रश्न समझ में नहीं आया। मैम ने रिपीट किया और फिर पूछा। राहुल ने फिर जवाब दिया, मैम, आई हैव 5 bananas. मैम को लगा राहुल को शायद बनानास पसंद नहीं है, इसलिए मैम ने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा, राहुल, इफ आई गिव यू 2 apples and 2 more apples, how many apples will you have? राहुल ने आंसर दिया, मैम, आई हैव 4 apples. मैम खुश हो जाती है कि कितनी स्मार्टली मैंने इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। मैम चेक करने के लिए वही बनानास वाला क्वेश्चन रिपीट करती है। राहुल फिर उत्तर देता है, मैम, आई हैव 5 bananas. अब मैम अपना आपा खो बैठती है और राहुल को पूछती है, हाउ इज इट पॉसिबल इफ आई गिव यू 2 apples and 2 more apples, you have 4 apples, but when I give you 2 bananas and 2 more bananas, it becomes 5 bananas. राहुल बेचारा डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा बोलता है, मैम, if you give me 2 bananas and 2 more bananas and 1 more banana in my bag, it makes it 5 bananas. तो इसलिए कंसिडरेशन के तहत सेंडर को मैसेज भेजते समय रिसीवर के दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि, मानसिकता, आवश्यकता, भावना, शिक्षा स्तर आदि को ध्यान में रखना चाहिए। अगला है कंप्लीटनेस, पूर्णता। कहते हैं ना कि अधूरा सच भी किसी झूठ से कम नहीं होता। कंप्लीटनेस मीन्स मैसेज या आपकी कही बात अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज समटाइम्स मिसलीडिंग। अधूरी जानकारी कभी कभी भ्रमित कर सकती है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसे कहते हैं जिससे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ जैसे सभी 6 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके। महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः।
इति नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह नर था या हाथी। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को भ्रमित करने के लिए अर्ध सत्य ही बताया, जिसे सुन द्रोणाचार्य को लगा कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की युद्ध में मृत्यु हुई है और उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए। इस प्रकार आधा सत्य झूठ के बराबर होता है। एंड हमारा नेक्स्ट सी है करेक्टनेस, यथार्थता, शुद्धता। करेक्टनेस का अर्थ है विचारों, आंकड़ों और शब्दों की सटीकता। कम्युनिकेट करते समय हमें व्याकरण, मैसेज कंपोजिशन और शब्दों के सही उपयोग के बारे में सावधान रहना चाहिए। मैसेज में शुद्धता लाने के लिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही भाषा का प्रयोग, मैसेज विश्वसनीय होना चाहिए, मैसेज में शामिल किए गए तथ्य मीन्स फैक्ट, आंकड़े और विवरण हमेशा सही होने चाहिए। मैसेज में वास्तविकता, यथार्थता होनी चाहिए। जैसे इंडिया की प्रेजेंट पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 158 करोड़, जिसे मैं ऐसे नहीं कह सकती कि इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ से 200 करोड़ के बीच है। आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन मैं इसे इस प्रकार नहीं बोल सकती हूँ। या फिर हिस्ट्री की कोई डेट हो या कोई रिकॉर्ड हो, इन सब डिटेल्स का एक्यूरेट और करेक्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगली स्लाइड प्लीज सुधा जी। हमारा लास्ट और आखिरी सी है क्लैरिटी, स्पष्टता। संदेश स्पष्ट होना चाहिए, जिससे प्राप्तकर्ता मैसेज को उसी रूप और भाव में समझे जिस रूप से भाव या मैसेज को भेजा गया था। आप जो कुछ भी किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, अदरवाइज इट मे क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। आप किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, जैसे एक बार मैं हो गई थी। एक बार मैं एक 5 स्टार होटल में खाना खाने गई और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिश का नाम मेरे सामने आया। वो था फाइन लॉन्ग ग्रेन व्हाइट राइस हैंड पिक्ड in the emerald green laps of the Vindhyas and tender golden lentils that was gently simmered over kisses of angels, served with dollops of fragrant clarified butter. नाम तो बड़ा ही मजेदार है, डिश भी मजेदार ही होगी। पढ़ते ही मैंने ज्यादा बिना कुछ सोचे समझे ऑर्डर कर दी और अपने ऑर्डर आने का वेट करने लगी। साथ ही बच्चे भी बहुत खुश थे कि आज तो कुछ नया खाने को मिलेगा। थोड़ी देर के बाद शेफ को अपनी टेबल के पास आता देख हम सभी बहुत एक्साइटेड हुए। पर जब हमारे सामने हमारा फूड सर्व किया गया तो उसे देखकर हम सब की आंखें फटी की फटी रह गई। यह हम क्या देख रहे थे, जिसे हम कुछ इंटरेस्टिंग समझ रहे थे, वो तो निकली अपनी सीधी सादी भोली भाली अपने घरों में अक्सर बनने वाली, जिसे लोग बहुत बार बीमारों वाला खाना कहते हैं, वो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दाल खिचड़ी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके कॉन्वर्सेशन का कंटेंट क्लियर हो, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और कंफ्यूजिंग वर्ड्स को अवॉइड करें। जितना हो सके अपने कॉन्वर्सेशन को क्लियर और सिंपल रखें। अगली स्लाइड प्लीज। पावर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब तक हमने जाना कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या है, कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण सीज क्या है। आइए अब हम जानते हैं पावर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक गुड रिलेशन विद अदर पीपल। कम्युनिकेशन टू अ रिलेशन इज लाइक व्हाट ऑक्सीजन इज टू लाइफ। जितना महत्व ऑक्सीजन का हमारे जीवन के लिए है, उतना ही महत्व कम्युनिकेशन का हमारे रिश्तों में है। जैसे बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही कम्युनिकेशन के बिना कोई भी रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। जैसे किसी प्लांट को पनपने के लिए खाद, पानी और सनलाइट की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्तों को बनाए रखने के लिए सही कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है
कि कुछ लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, उनको उस विषय की पकड़ भी बहुत अच्छी होती है, परंतु उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी वीक है, इसलिए वो लोगों को अपने विचार रखने से हिचकिचाते हैं और जिसके कारण वह अपने आप को खुलकर प्रेजेंट नहीं कर पाते। इसलिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो ये आपको इंटरव्यू में हेल्पफुल हो सकती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में ये हेल्पफुल हो सकती है, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप सेल्समैन हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत हर क्षेत्र में होती है, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, गृहिणी हो, बिजनेसमैन हो, सेल्समैन या फिर प्रेक्षा प्रशिक्षक। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की सहायता से हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के इस अनमोल अवदान प्रेक्षा ध्यान को जन जन तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। व्यवसाय और प्रोफेशनल लेवल पर ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल हमें परिवार में, सोसाइटी में, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी हेल्पफुल होती है। इसके साथ साथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो हेल्प यू टू मेंटेन पॉजिटिव वर्क रिलेशनशिप, बिकम मोर माइंडफुल ऑफ अदर्स फीलिंग, become more confident in others and your own abilities, make room for change and growth, improves moral and efficiency. अगली स्लाइड प्लीज। कम्युनिकेशन के महत्व को जानने के बाद आइए हम कुछ टिप्स जानते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में हमारी हेल्प कर सकती है। फर्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है। यह दर्शाता है कि हम दूसरों के प्रति कितना सम्मान रखते हैं और हमारे आत्मविश्वास का स्तर क्या है। इसलिए बातचीत के दौरान उचित बॉडी लैंग्वेज बनाए रखना महत्वपूर्ण है। बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स अवर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड अवर जेस्चर्स। फेशियल एक्सप्रेशन, a smile, it costs nothing but increases your face value, and it is the first part of your non-verbal communication. Smile also helps break the ice between two people and helps further communication. दो या अधिक व्यक्तियों के बीच कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का सबसे पहला माध्यम है स्माइल। दो लोगों के बीच में बनी हुई चुप्पी को तोड़ने का और कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है स्माइल। हमारा चेहरा बेहद एक्सप्रेसिव है, जो बिना एक शब्द कहे अनगिनत भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है, और चेहरे के एक्सप्रेशन यूनिवर्सल होते हैं। खुशी, उदासी, क्रोध, आश्चर्य, भय, घृणा आदि सबके चेहरे के हाव भाव सभी कल्चर्स में और स्थानों पर सेम समान होते हैं। अगला है जेस्चर्स। बोले गए शब्दों पर जोर देने में मदद करते हैं। बॉडी मोशन का मतलब है कि आप जिस तरह से बैठते हैं, खड़े होते हैं या संवाद करते समय चलते हैं, ये सब आपकी कम्युनिकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए कुर्सी में आगे होकर बैठना दर्शाता है कि आप सतर्क हैं, अटेंटिव हैं और ध्यान से सुन रही हैं। सेकंड है आई कांटेक्ट। डायरेक्ट आई कांटेक्ट एक मैसेज देने में मदद करता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की केयर करते हैं और उसको जो कहना है उसे सुनने में इंटरेस्टेड हैं। बातचीत के दौरान आई कांटेक्ट बनाए रखना विश्वास का निर्माण करता है और दूसरे व्यक्ति को एंगेज रखता है। ये सामने वाले व्यक्ति को वैल्यूड और सम्मानित महसूस कराता है और साथ ही यह स्पीकर के आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। जनरली हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तब वो अपनी नजरें चुराने लगता है। आंखें चुराना आत्मविश्वास में कमी भी दर्शाता है। तीसरा है क्लैरिटी इन थॉट्स। यदि हमारे विचार अस्पष्ट और धुंधले हैं तो हमारा संचार भी अस्पष्ट हो जाता है। इसलिए सोच में स्पष्टता पैदा करें।
आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो उसके बारे में स्पष्ट रहें और फिर कम्युनिकेट करें। किसी विषय को लेकर आपका कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा क्लियर होगा, उतना ही आपकी कम्युनिकेशन में आपका आत्मविश्वास दिखाई देगा। चौथा है पेशेंट लिसनिंग, मीन्स धैर्यपूर्वक सुनना। सुनना भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम दूसरे व्यक्ति की बात धैर्यपूर्वक सुनते हैं तो हम उन्हें खुद को व्यक्त करने के लिए स्पेस, टाइम और फ्रीडम देते हैं। Communication is a two-way process. You must be able to speak and listen well. A good speaker is always a good listener. इसलिए एक अच्छा श्रोता होना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक अच्छा वक्ता होना। अच्छा श्रोता होना लोगों में आपके प्रति आदर और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। पांचवा है यूज पॉजिटिव इमोशंस, सकारात्मक भावनाओं का प्रयोग करें। जब हमारी कम्युनिकेशन में एम्पैथी, प्रेम, सम्मान, अंडरस्टैंडिंग, पैशन, उत्साह जैसे पॉजिटिव इमोशन युक्त होते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन सुपरचार्ज, लाइवली, इंटरेस्टिंग और कई गुना पावरफुल हो जाती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको क्रिकेट स्टेडियम में दिखाई देता है। जब टीम इंडिया खेल रही होती है तो टीम इंडिया को मोटिवेट करने के लिए हमने देखा है कि दर्शक जो होते हैं वो नारे लगाने शुरू कर देते हैं, इंडिया इंडिया, कम ऑन इंडिया, या फिर जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और ये नारे सुनकर टीम इंडिया के खिलाड़ी भी जोश और उमंग से भर जाते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देखकर आखिर टीम इंडिया को जिता ही लेते हैं। Conclusion: for good communication skill, you must have self-confidence, respect, voice modulation, be a good listener, emotional response, take feedback, be ready to adapt, non-verbal communication, and stay updated on the latest communication technologies. अगली स्लाइड प्लीज सुधा जी। प्रेक्षा ध्यान की क्लास में जब हम जाते हैं तो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं वो है प्रेक्षा मेडिटेशन के 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जिनको अपनाने के बाद हमारे जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आता है। प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदाएं, पहली है भाव क्रिया, दूसरी प्रतिक्रिया विरति, तीसरा मैत्री, चौथा मित आहार और पांचवा गाइडिंग प्रिंसिपल है मित भाषण। बाण से निकला तीर और जुबान से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता, इसलिए तोल मोल कर बोलो, कम बोलो पर अच्छा बोलो। A meaningful silence is always better than meaningful words. Think before you speak. कुछ भी बोलने से पहले अपने आप से यह प्रश्न पूछें, THINK, think. T, is it true? H, is it helpful? I, is it inspiring? N, is it necessary? And K, is it kind? अगर इन सभी प्रश्नों के उत्तर हाँ में हैं तभी बोले, otherwise don't. Thinking before you speak or doing anything is a very good habit to develop. This will not only help us to communicate better, but avoid causing troubles in our life, relationship and career. बाह्य जगत में जीवन चलाने के लिए कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हमने जाना, लेकिन सुख, शांति और अपने आप को जानने के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है अपने भीतर झांकना और अपने आप से कम्युनिकेट करना। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हम पूरे दिन में सबसे ज्यादा किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं? एनी गेसेस? चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखकर भेजें। आई होप सुधा जी को कुछ आंसर्स प्राप्त हो रहे होंगे। वेरी करेक्ट साधना जी, अपने आप के साथ। जी हाँ, हम पूरे दिन में सबसे ज्यादा
अपने आप से बातें करते हैं, चाहे वह मिरर के सामने खड़े होकर हो, अरे आज तो बहुत सुंदर लग रही हूँ, या फिर किसी शांत जगह पर बैठकर मन ही मन खुद को एडवाइस देना हो, आज मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जाने अनजाने सेल्फ टॉक हम दिन भर ही करते रहते हैं। उसमें से कुछ थॉट्स नेगेटिव होते हैं और कुछ पॉजिटिव। सेल्फ टॉक एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जो आपको मोटिवेट कर सकता है, एनकरेज कर सकता है और आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। पर अगर यही सेल्फ टॉक नेगेटिव है तो वह आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने की पावर भी रखता है। सेल्फ टॉक आपके थॉट्स को, आपकी बिलीफ को, आपके भीतर उठ रहे प्रश्नों को और नई नई आइडियाज को दर्शाता है। हमारी इनर वॉइस जब पॉजिटिव होती है तब काफी चेयरफुल और सपोर्टिव होती है, लेकिन जब ये नेगेटिव बन जाती है तब ये एक डेविल का काम करती है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डिप्रेशन और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। सेल्फ टॉक के बेनिफिट्स हैं सेल्फ मोटिवेशन, इंप्रूवमेंट इन डिसीजन मेकिंग स्किल्स, concentration enhancement, and it is a very good stress buster. नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचने के लिए सबसे पहला, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। जब हम दूसरों को कंपेयर करते हैं अपने आप से, तभी हम सबसे ज्यादा नकारात्मकता अनुभव करते हैं। दूसरा, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखें। तीसरा, अपनी सोच को व्यापक बनाएं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको कोई नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो उसे बहुत पॉजिटिवली लीजिए। नेगेटिव फीडबैक को पॉजिटिवली लेना है। डोंट रिएक्ट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कहते हैं ना कि छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते। तो अपनी थिंकिंग को ब्रॉड बनाइए और हर फीडबैक को पॉजिटिवली लीजिए, चाहे वे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। एंड सबसे शक्तिशाली माध्यम है ध्यान। नियमित रूप से ध्यान के अभ्यास के द्वारा हम नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं। अगली स्लाइड प्लीज सुधा जी। थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंट लिसनिंग। आप सब ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, इसलिए मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। You all are amazing. Keep reading, keep learning, and keep growing. And thank you so much, Sudhaji, for sharing the screen. Om Arham. अंग्रेजी में जहाँ अक्षर ही साइलेंट हो जाते हैं, हमारी हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है। बहुत सही कहा आपने। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, हमारी शक्ति, संस्कृति, जीवन का आधार है। इसके मान, सम्मान और गौरव में ही हम सबकी उन्नति है। इसे आदर दें। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि आपने बताया कि दिल में उतरे या दिल से उतर जाए, ये सब हमारी कम्युनिकेशन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं तेज दिमाग से दुनिया जीती जाती है। तेज दिमाग से दुनिया जीती जाती है, लेकिन दिल तो आज भी अच्छी जुबान से ही जीते जाते हैं। Bad communication ends a lot of good things, but good communication ends a lot of bad things. So thank you so much, Shweta ji, for the 7C formula of effective communication. अगर इस सेशन से कनेक्टेड रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपको है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं। सर पहले क्वेश्चंस ले लें। आप सबको कुछ भी और एक्स्ट्रा जानना है या कोई पॉइंट आपको लग रहा है और क्लेरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि हमने जाना कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसके लिए गुड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सो लेट्स ब्रेक ऑल द कंफ्यूजन्स। अपनी सोच में, बातों में, भाषा में, जुबान में एक अच्छी क्लैरिटी लाएं। तो आप कोई भी सवाल है तो आप श्वेता जी से पूछ सकते हैं।
सर, क्या जब तक कोई क्वेश्चंस आए आप अधिवेशन के बारे में हमको कुछ बताएंगे? जी जी। ओके। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। अधिवेशन बहुत अच्छा रहा और उपस्थिति तो कम थी। उपस्थिति करीबन अराउंड 55 के आसपास थी, जिसमें उम्मीद थी 100 से ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन लास्ट टाइम में लोग कम आए। फिर भी काफी अच्छा रहा अधिवेशन, काफी चर्चा हुई, गुरुदेव ने भी अच्छा समय दिया। कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट डिस्कस हुए, सबसे पहला पॉइंट, गुरुदेव ने एक व्याख्यान में 10 मिनट तक करीब करीब अंदाज बोला होगा इसके ऊपर कि जीवनदानी साधक अपने घर को छोड़ें और लाडनू और जो दूसरे सेंटर हैं, सिरियारी है, राजसमंद है, अहमदाबाद है, वहां पर रहने का मन बना, ताकि वो फिर दिन में 8 घंटे ध्यान की साधना करें, 5-6 घंटे स्वाध्याय करें, चर्चा करें और अपना पूरा जीवन उनका साधनामय हो, सेवा दें। इस तरह के साधना साधक, जीवनदानी साधक आगे आए और साधना में अपने आप को नियोजित करें। और ये टॉपिक हमने पहले दिन डिस्कस भी किया था अपनी मीटिंग, अपने अधिवेशन में भी, कि कैसे लाडनू का जो सेंटर है वहां पर 12 महीने एनी टाइम काफी संख्या में साधक रहे जो लंबी साधना करने वाले हों, गहरी साधना करने वाले। तो गुरुदेव ने भी इसी चतुर्मास में इसका पूरा प्रोजेक्ट बनाने का भी निर्देश दिया है। और करीब 14 लोगों के उस जो 55 लोग थे, उनमें से करीब 14 लोगों के नाम आए जो कि 15 दिन से लेकर 30 दिन तक प्रतिवर्ष लाडनू में आकर करीब करीब मौन साधना करें। जिसका प्रारूप और बनेगा, टाइम टेबल भी बनेगा, योजना भी पूरी बनेगी। मान के चलें कि करीब करीब 8 घंटे वो ध्यान करेंगे, 8 घंटे, बाकी के 8 घंटे स्वाध्याय, धार्मिक चर्चा करेंगे और बाकी 8 घंटा शारीरिक कार्य करेंगे। इस तरीके से साधक, ये मिनिमम 8 घंटे ध्यान का समय रहेगा। इसमें वो प्रयोग अपनी सुविधा से चुन सकते हैं। तो 14 नाम आए हैं और यदि नाम 50 से ऊपर हो तो फिर हम उनका पूरा एक टाइम टेबल बनाएंगे। हर 2 महीने में एक 15 दिन का स्लॉट फिक्स करेंगे, ताकि एक साथ 10-12 लोग आ जाएं, ताकि अकेलेपन का भी अनुभव ना हो। तो इसमें कैसे पुरुषों का कोई स्लॉट हो सकता है, महिलाओं का हो सकता है, ये सारा डिस्कशन के बाद में फाइनल किया। दूसरा, अभी जो अधिवेशन में नहीं भी गए थे, यदि किसी का मन हो कि मौन साधना 15 दिन करनी है, तो वो अपना चिंतन करे और अपना नाम लिखा सकते हैं। दूसरा, 1 घंटा ध्यान करने वाले हमारे साधक इस वर्ष मिनिमम 100 होने चाहिए, 500 साधक होने चाहिए। 500 साधक के हमारे पास ऐसे ना, इसमें योगासन प्राणायाम शामिल है, केवल 1 घंटा ध्यान करने वाले। इसके भी कई नाम आए थे, तो अब 2 घंटे वाले भी कई नाम आए थे। तो कोशिश 2 घंटे मतलब आसन प्राणायाम के साथ। तो अब 2 घंटे वाले और 1 घंटे केवल ध्यान, उसमें आसन प्राणायाम का समय नहीं इंक्लूड ना करके, तो ऐसे साधक अपना नाम दें, ताकि उनका यदि कोई ग्रुप बनाने की आवश्यकता तो ग्रुप बनाया जाए और उनका जिज्ञासा समाधान का भी ऐसा कोई सेशन यदि आवश्यक होगा तो रखा जाए। 1 घंटे से शुरुआत है, फिर धीरे धीरे उसको उनको बढ़ाना है। इस पर भी चर्चा हुई, कैसे बढ़ेंगे, कैसे कार्य होगा। और आपको भी, जितने भी लेवल 2 के ट्रेनर जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनका तो लक्ष्य होना चाहिए कि दिन भर में मिनिमम 1 घंटा ध्यान अथवा कायोत्सर्ग या कोई भी ध्यान के कोई भी अंग की साधना करें। लाडनू शिविर कैसे सक्सेसफुल हो, इसके बारे में भी चर्चा हुई, लोग इससे जुड़े। आइडियली लाडनू के शिविर में वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप ये है
कि 12 महीने में 36 शिविर लगे, 36 कैंप्स लगे, हर महीने 3 लगे। ये तब संभव होगा कि जब हर महीने लगने वाला शिविर में वेटिंग लिस्ट होगी, तो फिर हम सेकंड का प्लान कर सकते हैं, हर महीने सेकंड शिविर की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए भी सबको प्रयास करना, अभी भी जितना प्रयास होना चाहिए हो नहीं रहा है, या जो भी रीजन है। ट्रेनर्स थोड़ा सा जहाँ भी जाए बात करें, मोटिवेट करें लोगों को। जयपुर से रीना जी गोयल और उनके हस्बैंड ने भी बोला कि हम 5 ट्रेनर को हर महीने लाडनू भेजेंगे। तो यदि वो 5 भेजते हैं तो ऐसे कुछ 4-5 लोग भी तैयार होंगे, तो भी हर महीने हमारे वेटिंग लिस्ट की पोजीशन में पहुंच जाएंगे। सूत्रों का उच्चारण अभी काफी वेरिएशन है, कई साधु संतों में, समणियों में, हमारे ट्रेनर्स में। इसका भी निवेदन किया गया था आचार्य श्री को। तो आचार्य श्री ने कहा कि हमको लिखित में सारे प्रश्न भेज दीजिए, परीक्षा ध्यान में जो जो आपको लगता है कि जिसमें डाउटफुल है, एक रूपता नहीं है, तो वो सारे प्रश्न हम एक साथ लिखकर भेजेंगे। तो उसमें परीक्षा ध्यान से संबंधित सारे साधु संघ, समण, समनी की मीटिंग होगी, और फिर सारे डिस्कशन के बाद फाइनल होगा। वो बुक में भी इंक्लूड किया जाएगा। तो आपको भी कोई ऐसा लगता है कि दर्शन और प्रयोग पुस्तक में कहीं थ्योरी में या प्रैक्टिकल में कोई आपको लगता है, कोई पॉइंट आपको डाउटफुल लगता है, या आपको लगता है कि इसमें और इसको बेहतर बनाया जा सकता है, तो वो आप मेरे को भेज दे, ताकि मैं आचार्य श्री को निवेदन करूं, तो उसमें वो आपका पॉइंट भी यदि उचित होगा तो इंक्लूड किया जाएगा। तो सभी सीरियसली दर्शन और प्रयोग को अच्छे से देख लें, उनके मन में कोई भी बात है तो लिखते हैं, ताकि एक ही बार में सारे प्रश्नों का समाधान हो जाए और बुक में इंक्लूड हो जाए। और कार्यशाला के बारे में, जो हमारी 10 दिन की ऑनलाइन बेसिक वर्कशॉप लगती है, उसी बेसिक वर्कशॉप को अब ऑफलाइन भी लगाना है। सिलेबस सेम रहेगा पूरा, जैसे ऑनलाइन वर्कशॉप 15 आवर्स की होती है, तो वही कार्यशाला आप अपने अपने क्षेत्रों में 90 मिनट डेली 10 दिन तक लगा सकते हैं, या फिर उसको 2 दिन में, वीकेंड में 2 दिन में 8-8 घंटे के, जिसमें वर्कशॉप का टाइम यदि 10 घंटे हो तो 8 घंटे का नेट टाइम आपको ध्यान के लिए मिले, ध्यान और थ्योरी के लिए मिले। तो 16 आवर्स की आप वही वर्कशॉप, वही सिलेबस आप रिपीट कर सकते हैं। अब उसके थर्ड और फोर्थ क्या रूप हो सकता है, इस पर चर्चा होनी है कि कोई 2 घंटे का, 4 घंटे का कोई मॉड्यूल निकल सकता है। तो इंट्रोडक्शन वर्कशॉप का भी एक मॉड्यूल निकलेगा 2 घंटे या 4 घंटे का, उसमें भी क्या कराना है ये भी आपको निश्चित करके जल्दी भेजा जाएगा। अभी आप ऑफलाइन वर्कशॉप की तैयारी कर सकते हैं अपने क्षेत्रों में, 10 दिन का बेसिक वर्कशॉप का सिलेबस के साथ में कर सकते हैं। और फंड रेजिंग पर भी बात हुई कि वैसे तो हमारी मेनली 2 योजनाएं हैं, और तीसरी ऑप्शनल है। 2 योजनाएं हैं, एक तो प्रेक्षक संपोषण योजना, जिसमें प्रति महीना 1000 रुपया प्रेक्षा फाउंडेशन को विसर्जन किया जाता है, साल के 12,000 रुपये। पिछले जो हमारा कलेक्शन ड्राइव हुआ था, उसमें सीमा जी गर्ग ने अकेले ने 35 लोगों को जोड़ा था। बाकी लोगों ने प्रयास शायद नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। शायद कुछ लोगों ने जोड़ा होगा, एक दो को। तो सभी ट्रेनर यदि स्वयं कर सके तो स्वयं बने उस योजना में, और नहीं तो किसी और को जोड़े। एक ट्रेनर एक व्यक्ति को जोड़ सकता है, और अमाउंट ज्यादा नहीं है, और प्योर रचनात्मक कार्य है। यदि आप समझाएंगे तो उसकी समझ में आएगा, क्योंकि देने वाले बहुत हैं, उनको अच्छी जगह चाहिए जहाँ पर उनके पैसे का सदुपयोग। तो ये 60,000 रुपये टोटल होते हैं 5 साल के, तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, 1,000 रुपये पर मंथ। तो इसमें दूसरा है कार्ड वाली योजना है, 25,000, 50,000, 1,00,000, जिसमें आपको 20 साल तक शिविर फ्री कराए जाते हैं। तीसरा है आप वॉलंटरी कोई भी अमाउंट दे सकते हैं। इसके बाद में इंग्लिश ट्रेनर का, अभी इंग्लिश ट्रेनर हमारे पास बहुत कम,
प्योर इंग्लिश, जो कि जैसे हमारे रशिया में, जर्मनी में, बहुत सारी कंट्रीज में हमारे परीक्षा ध्यान के साधक हैं, और इंडिया में भी, क्योंकि जितनी भी यंग पॉपुलेशन है, प्रोफेशनल्स हैं, वो इंग्लिश में चाहते हैं, 50-50 हो या प्योर इंग्लिश हो। तो आज हमारे पास इंग्लिश में ट्रेनर कम है। तो अब अभिलाषा जी हैं, अभी तक अभिलाषा जी के बाद दूसरा नाम अभी तक नहीं आया जो कि प्योर इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली इंग्लिश की वर्कशॉप ले सके। तो ऐसे नाम अभी कम से कम 10 नाम और होने चाहिए। तो इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि हमारे अवेलेबल ट्रेनर्स में जो इंग्लिश अच्छा जानते हैं वो सामने आए। यदि ऐसा नहीं है तो हम सब लोगों को ट्राई करना चाहिए कि जो इंग्लिश स्पीकर, अच्छे साधक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सामने आए, इंग्लिश स्पीकिंग साधक आए और उनको परीक्षा ध्यान की फिर हम ट्रेनिंग दें, सिद्धांत हम अच्छे से बताएंगे उनको, फिर वो अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करें। तो फिर क्या, यदि इंग्लिश ट्रेनर की 10 लोगों की टीम यदि बन जाती है तो फिर हम हर महीने एक वर्कशॉप इंग्लिश की भी लगा सकते हैं। जैसे अभी बेसिक वर्कशॉप एक इंग्लिश की, हिंदी की लगती है, तो एक इंग्लिश की और लगाई जा सकती है। ये बहुत अभी जरूरी है, आने वाले समय के अनुसार बहुत जरूरी है। तो अब आप लोगों को खोजना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं और साधक प्रवृत्ति के, समय दे सकते हैं। तो उनको आप जोड़ें, मोटिवेट करें, और यदि वो लाडनू जा सके, नहीं जा सके, बात अलग है, अपने वर्क प्लेस पर रहकर अपनी सेवा दे सके, तो ऐसे नामों को जोड़ना है। और साइंटिफिक एंगल से भी कुछ बात है कि परीक्षा ध्यान का साइंटिफिक एस्पेक्ट है, उस पे जो 1965 टू 75 जो डेवलपमेंट इंक्लूड किए गए थे, उसके बाद के डेवलपमेंट को इंक्लूड किया जाए। तो हालांकि इसके लिए टीम बनानी पड़ेगी, तो चाहे माया जी हो या और कोई 2-4 लोग जुड़ेंगे, तो वो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि अभी जो हमारे परीक्षा ध्यान के हर अंग के साथ साइंटिफिक एस्पेक्ट है, बुक में जो इंक्लूडेड है परीक्षा ध्यान सिद्धांत और प्रयोग में, उसमें कहाँ कहाँ नया रिसर्च आया, क्या चेंज हुआ है, ताकि उसे हम और अपडेट कर सकें, तभी साधकों को भी बता सकें, ताकि वो आगे कभी साइंस की बात करें तो जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके साथ बात कर सकें। और सभी ट्रेनर्स को सी सेंटर पे जरूर खोलना चाहिए। सी सेंटर का मतलब ये है कि अपने घर के आगे परीक्षा ध्यान केंद्र का एक बोर्ड लगाना है, परीक्षा ध्यान का प्राइमरी साहित्य रखना है, जैसे अपन मतलब अपना दर्पण, अपना बिंब, दर्शन और प्रयोग, ऐसी 3-4 पुस्तकों की 2-2, 3-3 कॉपीज रखें। और परीक्षा ध्यान की सीडी या फिर पेन ड्राइव रखें, या अपने मोबाइल में सेव करके रखें प्रयोग, ताकि कोई भी साधक परीक्षा ध्यान के लिए आए आपके पास, तो आप उसे परीक्षा ध्यान की जानकारी दे सकें, उसको प्रयोग बता सकें, और उसको ऐप डाउनलोड करवा दें, ताकि वो परीक्षा ध्यान करने लगे। मतलब आपके पास आए, आपका बोर्ड देखकर आए, तो आप कम से कम यदि हर महीने भी 5-7 लोगों, नए लोगों को आप थोड़ा सा गाइड करते हैं, तो उनका जीवन बदल सकता है। और गुरुदेव ने 2 नए प्रयोग बताए। एक तो पहला प्रयोग तो मैंने पूछा था कि आचार्य महाप्रभु जी को हम मानते हैं ध्यान के बहुत साधक, महान साधक के रूप में जानते हैं। तो आचार्य महाश्रमण जी को भी जब मैं लाडनू में 1 साल था, 90 में, 89-90 में, वो भी घंटों घंटों ध्यान में रहते थे। जब भी उनके पास से हम कभी भी जाने का मौका मिलता, वो वज्रासन की मुद्रा में ध्यान में ही मिलते थे। तो वो उन्होंने भी अपने जब समय था, घंटों घंटों लंबी साधना की है। तो उनसे पूछा कि आपने क्या साधना की ताकि आप इतनी अहिंसा और सत्य की और इतना संयम की उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचे आप। तो उन्होंने एक प्रयोग बताया, बाकी डिटेल तो कुछ नहीं बताई, लेकिन एक प्रयोग जरूर बताया कि हम सब ट्रेनर्स को क्या करना चाहिए। तो बोले रात को जब आप सोएं
रात को सोने से पहले आप प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण एक तो होता है कि आपका जो कि सेट लैंग्वेज में है, जो आप रिपीट करते हैं, वो तो कई लोगों को 90% तो समझ ही नहीं आता, जो प्राकृत वाला हिंदी का समझ आता है, एक रिचुअल की तरह बोल लेते हैं। लेकिन इसमें आपको वापस लौटना है कि आप 10 बजे यदि आप बेड पर बैठे प्रतिक्रमण के लिए, तो आपने पौने 10 बजे क्या किया? शरीर, वाणी और मन और भाव से आप कहाँ थे? क्या चिंतन किया? 9:30, 9:15 ऐसे करके 15-15 मिनट से वापस पीछे लौटते जाएँ। जहाँ आपको लगे कि आपके शरीर, वाणी, मन से कोई अशुभ क्रिया हुई है, अशुभ योग हुआ है, तो आप उस पर रुके वहाँ पर कि क्या ये ज़रूरी था? जैसे एक अपना ध्येय सूत्र आता है, संपिक्खै अपगमपेन। इसका पूरा सूत्र है अ, सम एक वो आलम्बन सूत्र में एक सूत्र आता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि भाई इस पूरे 24 घंटे में मैंने क्या किया, जो नहीं करना था वो मैंने क्या किया, या जो करना था वो किया कि नहीं किया, आदि आदि बातों पर हम पूरे 12 घंटे तक या 24 घंटे का आत्मालोचन करें। यदि हमसे कोई भी गलती हुई है तो उसका हम प्रायश्चित करें, उसकी निंदा करें। इससे क्या होगा, आज जो 24 घंटे में हमने कोई अशुभ प्रवृत्ति की है शरीर, वाणी और मन से, उसका यदि हम अभी आत्मालोचन कर लेंगे, उसकी निंदा कर लेंगे, तो वो पाप वहीं ढीला पड़ जाएगा और फिर अगले दिन वो पाप नहीं करेंगे, इसका संकल्प करें। ये सही मायने में प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब है वापस लौटना, अपने पाप की निंदा करना, गरहा करना और आगे से दोबारा रिपीट नहीं हो इसका संकल्प करना। तो ये सभी साधकों को अब करना है प्रतिक्रमण। ध्यान 10 मिनट लगेंगे, तो आप यदि रोज करेंगे तो हो सकता है कि रोज आपको इससे लाभ निश्चित रूप से होगा। इससे क्या होगा, जो गलत आते हैं, गलत चिंतन है, अशुभ क्रियाएं हैं, वो धीरे-धीरे आपसे छूट सकती है। दूसरा प्रयोग आचार्य श्री ने बताया था कि श्वास लेते समय नमो और श्वास छोड़ते समय सिद्धाणम। सिद्धाणम का मतलब है जो भी अभी तक, जितने भी अभी तक अनंत काल से जितने भी सिद्ध परमात्मा, परमेश्वर, भगवान हो गए हैं, उन सभी सिद्धों को मेरा नमस्कार हो, प्रणाम, नमस्कार। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ये इसमें कोई संप्रदाय की बात है, असंप्रदायिक मंत्र है ये नमो सिद्धाणम। जितने भी अनंत काल में सिद्ध हुए हैं, परमात्मा हुए, परमेश्वर हुए हैं, उन सबको मेरा नमस्कार हो। फिर भी यदि किसी को लगता हो कि थोड़ा सा, क्योंकि परीक्षा ध्यान पूर्णतः असंप्रदायिक पद्धति है, यदि किसी को लगता है कि भाई नमो सिद्धाणम में उतनी श्रद्धा ना हो और खाली श्वास परीक्षा भी की जा सकती है, सोहम भी किया जा सकता है। सो हम लेते समय सो, छोड़ते समय हम, कि जो परमात्मा स्वरूप है वही मैं हूँ। सोहम का मतलब है जो परमात्मा स्वरूप है वही मैं हूँ। अपने आप को परमात्मा स्वरूप के समान अनुभव करना। राम का भी अनुभव कर सकते हैं, लेते समय राम, छोड़ते समय राम, या लेते समय रा, छोड़ते समय माँ। मतलब एक लय बन जाए, मंत्र के साथ में भी ध्यान किया जा सकता है। ये दो प्रयोग विशेष रूप से बताए ताकि मंत्र की शक्ति भी हमारे साथ बढ़ जाए और हमारा एकाग्रता भी बढ़ जाए और हमारा ध्यान का प्रयोग अच्छा बन जाए। तो ये कुछ मैंने पॉइंट बताए आपको अधिवेशन के, और कुछ शायद छूटा होगा तो सुधा जी बता देंगे। और इसके साथ जो भी हमारे स्पीकर बोलते हैं, सभी स्पीकर बहुत अच्छी अपना प्रेजेंटेशन तो देते ही हैं, एक समरी और देना चाहिए उनको। जैसे उन्होंने 40 मिनट्स का अपना लेक्चर दिया है, लास्ट के 2-3 मिनट समरी देंगे तो क्या होगा, बल्कि मैं तो चाहता हूँ 5 मिनट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कि वो 5 मिनट में अपने 35 मिनट्स का पूरा रिवीजन कर, ताकि जो लिसनर्स हैं उनका क्या एक बार रिवीजन हो जाएगा, तुरंत तुरंत सुने हुए का रिवीजन एकदम पक्का हो जाएगा। और जो लास्ट जो उन्होंने समरी बनाई है वो फिर ग्रुप में भी शेयर कर दे,
ताकि फिर जो भी क्लास अटेंड करने वाले थे तीसरी बार वो ग्रुप में पढ़ लें एक बार। तो जो लेसन उन्होंने आज सुना था वो 3 बार पक्का होगा। पहली बार सुनेंगे, दूसरी बार समरी सुनेंगे, तीसरी बार समरी ग्रुप में देखेंगे। तो आगे से जो भी हमारे पावर पॉइंट से प्रेजेंट करते हैं वो पर्टिकुलरली समरी जरूर दे दें, ताकि ये समरी हमारे सारे ही ट्रेनर्स के काम आए। और समरी ये भी हो सकता है कि वो समरी रिवीजन में भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है सारे ही लेक्चर्स के रूप में। तो मैंने शॉर्ट में या डिटेल में जैसा भी मान लें अपना अधिवेशन के बारे में आपको बताया। और अब आप क्वेश्चन भी ले सकते हैं, और यदि और किसी की और जानकारी तो वो ले सकते थैंक यू सर। आपने पूरे 3 दिवस को जो भी सार था मोस्टली आपने सब कवर अप करके हमको बता दिया। और मैं पर्सनली अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगी जो भी इस लेवल 2 ग्रुप से जुड़े हैं कि टेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू नो ईच अदर, टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड टू इंस्पायर ईच अदर। हमको पता चलता है, वहां जाके पता चला कौन कितना काम कर रहे हैं और हम कितना काम कर सकते हैं। और आरती जी का हैंड रेज है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र मैम। सर ने अभी कहा ना कि इंग्लिश में अगर कोई सेशन लेना चाहता है तो उसके लिए मैं अपना नाम देना चाह रही थी और पूछना चाह रही थी, तो सर ने आगे बोल ही दिया था कि ट्रेनिंग देंगे। तो मैं लाडनू तो नहीं आ सकती, लेकिन अगर कोई जैसे प्रेक्षा ध्यान के पर्टिकुलर वर्ड्स हिंदी में होते हैं वैसे इंग्लिश में अगर एक बार सिखा दिए जाए तो मैं आसानी से ले पाऊंगी। ऑनलाइन अगर कोई सेशन लेना है तो। आरती जी, आप अपना अभिलाषा जी से संपर्क कर लीजिए। हाँ जी सर। अभिलाषा जी इंग्लिश का देख रहे हैं अभी, तो वो शुरुआत में पहले तो आपसे बातचीत कर लेंगे और इस बार एक आध डेमो सेशन आपका हो जाएगा, वो ले लेंगे। तो फिर वो अपनी 10 डेज की वर्कशॉप में आपको 1-2 सेशन धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। हाँ, वो एक बार पहले मुझे 10 डेज या कुछ 15 दिन दे देना ट्रेनिंग। हाँ, यस, तो शायद आपको जो भी इंग्लिश की वर्कशॉप लेते हैं उसका अगली बार जब भी होगी वर्कशॉप तो आपको लिंक शेयर भी करेंगे ताकि आप वो ज्वाइन करें पहले तो। साथ ही साथ आप उनके संपर्क में रहकर जो भी आपको वर्ड है, मतलब वो आपसे बातचीत कर लेंगे कि कौन सा विषय आपको पहले तैयार करना है। तो पूरा एक बार आप उनके सामने 2 ही लोग, मतलब आप उनको सुना दें, फिर यस सर। वो आप मॉडरेशन करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है बता देंगे। तो इस तरीके से चलो आज हमारा सार्थक ये हुआ कि एक हमको इंग्लिश में बोलने वाले ट्रेनर मिले हैं। तो और भी यदि आपके संपर्क में हो, जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो यदि ट्रेनर है तो बहुत अच्छा है पहले से। तो आरती जी तो पहले से ट्रेनर है ही हैं, और नई भी ट्रेनर है तो उन जो परीक्षा ध्यान में इंटरेस्ट रखते हैं, साधना में इंटरेस्ट रखते हैं, उनका नाम आप दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर और कोई हैंड रेज नहीं है और कोई चैट में भी नहीं क्वेश्चन है, तो फिर आज संपन्न करें। अभिलाषा जी जानते हैं आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। वही अभी आप बता रहे थे इंग्लिश के बारे में, तो मैं यही कहना चाहती थी कि श्वेता जी रामपुरिया और रेणु जी बैद भी इंटरेस्टेड है और हमारी ऐसे बात भी हुई थी। अभी कोई सेशन तो एग्जैक्टली नहीं लिया, लेकिन उन दोनों का भी इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी भी है कि इंग्लिश में बोल पाए, तो उनका भी नाम लिख लेती हूँ सर। ठीक है, मतलब ये एक बार ये अब आपके पास 3 लोगों की और टीम जुड़ती है, तो इन तीनों का आप कैसे, एक बार आप इन तीनों को विषय दीजिए, विषय देकर एक बार सुनिए आप, और यदि हो सके तो फिर पहले आप सेटिस्फाई हो जाए कंप्लीटली,
तो फिर इनका रिकॉर्डिंग आप मुझे भी भेज सकते हैं, फिर मैं और मुनीष को भी देख लेंगे एक बार, तो फिर आगे से अगली वर्कशॉप में इनको भी इंट्रोड्यूस। 2-3 वर्कशॉप के बाद में फिर हो सकता है इंडिपेंडेंटली ये भी तैयार हो जाए, तो फिर आगे से हमारे साथ 3-4 लोग हमारे वर्कशॉप के लिए तैयार हो जाए। जी सर, थैंक यू। सबके हाथ जुड़े हुए, पूज्य गुरु चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, जिन्होंने मानव कल्याण का ये महान अवदान हमको दिया और जिनकी कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। परीक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति, परीक्षा अनुशास्ता आचार्य महाश्रवण जी के प्रति, और इस लोक में संसार में जितने भी गुरु हैं, आचार्य हैं, जो भी मानवता के कल्याण का कार्य कर रहे हैं, उन सब के प्रति कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो आज हम सब ने जाना, हम सब हमेशा सुनते आए थे थिंक बिफोर यू स्पीक, राइट? लेकिन आज हमने THINK थिंक क्या है वो भी जाना। सो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक। और अगले मंडे, आने वाले मंडे हम सब फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक आप सबको याद ही होगा, सतर्क रहे, सजग रहे और सरल रहे अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया के प्रति। ओम अरहम।